हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज एसआई चालीसा पेपर का जीके जीएस का जो पेपर है उसका एक्सप्लेनेशन की बात हम करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम एग्जाम लेंगे, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे। उससे पहले हमने आपको किस तरह से टाइम टेबल रहेगा, कौन सी सोर्स मटेरियल से आपको पढ़ना है, कौन सा टॉपिक इसमें कवरेज होगी, उससे रिलेटेड 100 क्वेश्चन वो आपको कैसे तैयार करने थे, पहले हम उसकी बात करेंगे, फिर पेपर की बात करेंगे, फिर हिंदी का पेपर जो है वो किस तरह से आयोजित करवाया जाएगा। पूरी एसआई चालीसा को आप पूरे मनोयोग से दीजिए और इसमें अपना पूरा फेथ रखिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बारंबार, मैं अपने अनुभव के आधार पर, कि आप अगर इसको ठीक से फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपको सिंसियरली करना होगा। जैसा कि ये पहला पेपर था, बहुत कम लोगों को अवेयरनेस थी, कुछ लोगों को ये भी आइडिया नहीं था कैसे इसको ऐप पे लेना, कैसे नहीं लेना। तो अर्जुन क्लासेस का जो ऐप है उस पे स्टेप बाय स्टेप इसको आपको जो है वो अगर आपने डाउनलोड नहीं करा तो पहले उसको डाउनलोड कीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब कर सकते हो। शुरू के 2 पेपर्स है, फ्री ऑफ चार्ज है, आपको 1 रुपया भी नहीं देना। उसके बाद भी लगभग न के बराबर चार्ज है, लगभग 25 रुपए एक पेपर के लगते हैं। वो इसलिए ताकि इसका जो है एक्सपेंसेस जो लगते हैं वो लिए जा रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि इससे अच्छी आपको टेस्ट सीरीज नहीं मिलने वाली है, पहली बात। दूसरा, मैंने आपको सिलेबस दिया था, 3 टॉपिक आपको मैंने इसमें दिए थे। पहला, राजस्थान के इतिहास के प्रमुख पड़ाव। दूसरे, राजस्थान के प्रमुख राजवंश और उनकी प्रशासनिक सामाजिक बातें। तीसरा, सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे। ये 3, इससे रिलेटेड मैंने आपको किताब बताई थी। जो रेफरेंस बुक है वो आपकी वो हुकुम चंद जैन की, कालूराम शर्मा की किताब आती है, वो पढ़ सकते हो आप। गोपीनाथ शर्मा की किताब पढ़ सकते हो। अगर आपने इंग्लिश मीडियम के हो तो आप रीमा ओझा की काफी मोटी किताब आती है, वो पढ़ सकते हो। कोई भी किताब, अगर आपने दशरथ शर्मा की किताब पढ़ी है तो वो भी पढ़ सकते हो। अगर कुछ लोगों को ये भी शौक है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उस पे जो कर्नल टॉड की किताब है, कुछ लोग वो भी पढ़ते हैं, उनको शौक है पढ़ने का। लेकिन शौक जो है हम यहाँ पे अपना पूरा करने नहीं आए, हम हमारा सिलेक्शन करवाने आए हैं। उसी बात को मैं बार बार जोर देते हुए कहूंगा कि आपका जो सिलेक्शन है वो तभी होगा जब आप प्रोफेशनली चलोगे। तो ये जो पहला पार्ट है, इससे रिलेटेड 2 पेपर हमने बनाए। पहला पेपर ये, दूसरा पेपर मॉडर्न राजस्थान से रिलेटेड होगा। 100 क्वेश्चन हमने वही कवर करने की कोशिश की जो कि इंपॉर्टेंट बनते हैं। मैंने आपको बार बार बताया कि इस पूरे सिलेबस में आपको पहले छांटना पड़ेगा आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि महासागर है। इतिहास, कला, संस्कृति की जो बातें, वो इतनी बड़ी, इतना वास्ट स्कोप है उसका कि उसको आपको पूरा करने के लिए आपको बहुत जो है ताकत लगानी पड़ेगी उसको पूरा करने के लिए। तो हमको पहले टॉपिक्स छांटने पड़ेंगे। जैसे राजवंश की बात आई तो राजवंश में आपको निकालना पड़ेगा कि मेवाड़ के राजवंश से रिलेटेड प्रमुख बातें कौन सी, उसमें कौन से 5-6 बड़े बड़े राजा हुए, चाहे वो कुंभा हुआ हो, चाहे वो सांगा हुआ हो, चाहे वो महाराणा प्रताप हुए हो, चाहे वो राज सिंह हुए हो। 5-6 राजा हैं, उन्हीं पे क्वेश्चन आते हैं। प्रतिहार वंश है तो मिहिर भोज से रिलेटेड बातें पूछी जाती है, नागभट्ट से रिलेटेड बातें पूछी जाती है। वैसे ही ढूंढाड़ राजवंश है तो उनके 4-5 राजा है। वैसे ही मारवाड़ से रिलेटेड भी 2-3 राजा हैं, बीकानेर से रिलेटेड, कोटा से रिलेटेड और अन्य राजा जो हैं जिन पे सवाल बनते हैं। तो वो आपको पहले छांटने पड़ेंगे, इन्हीं पे ज्यादातर प्रश्न आते हैं। हमने जानबूझ के उसी पे ज्यादातर प्रश्न किए। फिर प्रमुख पड़ाव में प्रमुख युद्ध हुए या प्रमुख संधि हुई या प्रमुख ऐसा कोई चेंज आया जिसने राजस्थान के इतिहास की दिशा को चेंज कर दिया। फिर उनके समय की सांस्कृतिक बातें, कोई मंदिर बना हो, कोई स्मारक बने हो या कोई स्कूल बने हो, है ना, कोई किताब लिखी गई हो, संगीत से रिलेटेड कुछ बातें हुई हो, ऐसे जो सांस्कृतिक कोई त्योहार वगैरह नया स्टार्ट हुआ हो, विज्ञान या प्रौद्योगिकी के नाम पे कुछ हुआ हो, वो बातें उसमें। और तीसरा जो है प्रशासनिक बातें, राजस्व की बातें, कि उस समय की सरकारें जो चलती थी वो टैक्स कहाँ से लेती थी, उसके लिए क्या क्या जो है उन्होंने बंदोबस्त किए हुए थे। तो आपको प्राचीन काल से अगर स्टार्ट करें तो प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता से पहले का जो पार्ट राजस्थान का, 5-6 इंपॉर्टेंट सवाल ही बनते, तो उसमें बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता या ताम्रपाषाण सभ्यता, आहड़ जो गेलूंड की सभ्यता है, उसके बाद से लेके और गुप्तोत्तर काल के बीच में लगभग न के बराबर प्रश्न आते हैं। किताबें जरूर इस पे लिखी है लेकिन प्रश्न न के बराबर आते हैं, उसमें बहुत ज्यादा मेहनत आपको नहीं करनी। गुप्तोत्तर काल में राजपूतों के उदय से लेके और मध्य काल के बीच का पीरियड है, इसमें भी बहुत ज्यादा राजवंश नहीं है। प्रतिहार राजवंश अगर है ज्यादा से बड़ा वो, या उसके समय में राजपूतों में जो प्रमुख जो है चौहानों का जो काल है वो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बाकी इसमें भी ज्यादा सवाल बनते नहीं है। ज्यादा सवाल बनते हैं वो बनते हैं आपकी 16वीं शताब्दी से लेके 18वीं शताब्दी के राजस्थान में, जो ज्यादातर राजवंश हैं उनके मुगलों के साथ, तुर्कों के साथ, मराठों के साथ, अंग्रेजों के साथ, पिंडारियों के साथ जो संबंध रहे हैं उससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं। उनमें राजा प्रमुख क्या हुए, उन्होंने कौन सी उनके सैनिक अभियान रहे, उन्होंने कौन से वास्तु से रिलेटेड चीजें की, उनकी दरबार में कौन कुछ क्या था, कौन से युद्ध हुए, कौन सी संधियां हुई, बस कुल जमा यही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और वही आपको फोकस करना है। बहुत ज्यादा साइक करने की आपको आवश्यकता है नहीं। तो
इसी क्रम में आपको आगे बढ़ना है। तो आज हमारा जो है जीएस के पेपर का, हमने कोशिश ये करी है कि हम वीक में 2 पेपर ले, एक पेपर जीएस का होगा, एक पेपर आपका हिंदी का होगा। तो हिंदी के लिए हमने बुधवार तय किया है। आपको किस टाइम टेबल से तैयारी करनी है वो आज आपको मिल जाएगा ऐप के ऊपर, आपको यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा। उसी तरह से आप तैयारी कीजिए। उसके लिए किताबें कौन सी पढ़नी है, राघव प्रकाश की किताब, हरदेव बारी की किताब आप पढ़िए, और उसमें जो शुरू में जो आपको टॉपिक दिए गए, जैसे शुरू के जो प्रश्न पत्र हैं वो संधि संधि विच्छेद पे आएंगे, फिर समास पे क्या आएगा, उपसर्ग पे क्या आएगा, प्रत्यय पे, एक एक पेपर एक एक टॉपिक पर होगा। तो हम कोशिश करेंगे वो भी इस तरह से बैलेंस बनाया जाए ताकि आपकी पूरी तैयारी हो जाए और आप अपने आप को परख सको। पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। तो पेपर देने से आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या पढ़ना था और अब आपको किन बातों का आगे ध्यान रखना है। ध्यान रखिए, ये आपका मॉक पेपर है, ये टेस्ट सीरीज है आपको टेस्ट करने के लिए, ताकि आप एन मौके पे जब आप तैयारी करने जाओ तो आपकी इतनी अच्छी नेट प्रैक्टिस हो चुकी हो कि फाइनल में आपको कोई रोकने वाला ना। तो बहरहाल सब चीजों को विराम देते हुए एक एक करके प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न तो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए राजस्थान के इतिहास से रिलेटेड। अब पहले प्रश्न में 4 कथन दिए गए हैं। पहला कथन बोलता है पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार कहा जाता है। पृथ्वीराज सिसोदिया कौन है? राणा सांगा का भाई है। ऐसा माना जाता है कि मेवाड़ राजवंश में महाराणा सांगा बहुत प्रतापी शासक हुए, बहुत वीर शासक हुए, पराक्रमी शासक हुए, लेकिन उनका बड़ा भाई पृथ्वीराज सिसोदिया भी था, वो भी उतना ही पराक्रमी था। एक कथा है, एक कहानी हमें सुनने को मिलती है कर्नल टॉड की लिखी हुई पुस्तक में, कि जब राणा सांगा और पृथ्वीराज और उसके भाई और उसके चाचा जब एक बार मेवाड़ से बाहर होते हैं तो एक किसी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी के पास जाते हैं, किसी देवी के पास जाते हैं और पूछने के लिए कि कौन राजा बनेगा। वो जो देवी है वो ये कहती है, जो संत है, देवी संत है, वो ये कहती है कि पृथ्वीराज नहीं बनेगा, राणा सांगा बनेगा मेवाड़ की राजगद्दी का उत्तराधिकारी। ऐसे में पृथ्वीराज जो है वो हमला कर देता है सांगा पर और सांगा की आंख चली जाती है। तो एक कहानी उससे रिलेटेड, जो उड़ना राजकुमार या पृथ्वीराज सिसोदिया जो था बहुत ज्यादा धीरोदात राजाओं में माना जाता है, हालांकि कालांतर में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो एक कहानी आपको आइडिया होना चाहिए मेवाड़ के राजवंश से रिलेटेड। केवल ये बातें नहीं कि सांगा और इत्यादि कौन थे, उनके इर्द गिर्द की बातें भी थोड़ी बहुत आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। राणा सांगा ने अपने जीवन में 5 युद्धों में भाग लिया, 4 में वो विजयी रहा, 5वां जो खानवा का युद्ध जो था उसमें वो पराजित हुआ। एकदम ठीक। अब तीसरा स्टेटमेंट है कि सांगा ने इब्राहिम लोदी को बाड़ी के युद्ध में हराया। देखिए वो युद्ध जो है वो खटोली का युद्ध था, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। चौथा भी लगभग उसी को रिवर्स फॉर्म में दिया गया है कि ये जो चौथा स्टेटमेंट ये कहता है कि महमूद खिलजी को सांगा ने हराया, ये जो है गागरोन का युद्ध 1419 का, उस युद्ध की बात हो रही है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो उत्तर होगा 1 और 2। दूसरा जो क्वेश्चन है वो मध्यकालीन भारत में जब मेवाड़ राजवंश उभर रहा था, कुंभा और सांगा के समय में जो मुस्लिम जो शासक सत्ता वर्ग था उसके साथ संघर्ष से रिलेटेड है। 4 युद्ध हुए हैं, 4 युद्धों की बात है। उनका कालक्रम आपको अपेक्षित है, आपको याद रखना। आपको पता होना चाहिए कि उसमें कौन राजा जीता, कौन हारा। 4 युद्धों का क्रम दे रखा है, उसको आप आसानी से मिला सकते हो। जैसे कि खटोली का युद्ध जो है वो 1517 का है, बाड़ी का युद्ध जो है 1518 का है। ये दोनों युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ और सांगा के साथ, सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुए थे। तीसरा जो है गागरून का जो है वो महमूद खिलजी के साथ से रिलेटेड 1519 का है, और बयाना और खानवा जो है वो 1527 में। ये तो ईयर आपको याद होने चाहिए, कौन कौन लड़े और क्या परिणाम रहा, इतनी आपसे अपेक्षाएं की जाती है। 15-20 ही बड़े युद्ध हैं पूरे राजस्थान के इतिहास में, वो आपको याद होने चाहिए। तो उत्तर होगा इसका सी। अगेन तीसरा प्रश्न वही मेवाड़ और सांगा से संबंधित है और उसके उनके युद्धों से संबंधित है। तो 4 कथन इसमें दिए हैं, इसमें एक सत्य कथन इसमें निकालना है। तो शुरू के जो 3 कथन है वो असत्य है। जैसे कि जो युद्ध का है, जो खानवा का युद्ध है, वो इसमें जो 1527 दे रखा है, ये बेसिकली फरवरी 1527 दिया, जबकि मार्च में युद्ध हुआ था। दूसरा है कि इसको जिहाद घोषित किया, धर्म युद्ध घोषित नहीं किया। तीसरा है कि बाबर की जो जीवनी है वो जो उसकी भाषा पूछी गई वो तुर्की भाषा में लिखी गई, चगताई तुर्की भाषा में, तुजुके बाबरी। चौथा जो है उनकी छतरी, महाराणा सांगा की छतरी जो है सेनोटॉफ जो है वो कहां पर है, वो मांडलगढ़ में। तो चौथा कथन सत्य है। अगेन चौथा प्रश्न मेवाड़ से संबंधित है, मेवाड़ पर हुए आक्रमणों से संबंधित है, मेवाड़ की राजनीतिक इतिहास से संबंधित है। देखिए जब भी राजवंशों की बात आती है तो 50% सवाल जो है पेपर सेटर मेवाड़ से उठाएगा। उसके बाद में जयपुर और जोधपुर यानी मारवाड़ और ढूंढाड़ से उठाए जाएंगे, बाकी के अन्य लोगों से आते हैं। तो मेवाड़ 50 से भी अधिक प्रतिशत चांसेस हैं मेवाड़ से जरूर प्रश्न आते हैं जब भी राजवंशों की बात होती है। उसको बहुत ही डिटेल, बहुत अच्छे से पढ़ना है। हुकुमचंद जैन की किताब में ठीक दिया हुआ है, उसको आप कर सकते हो और आप प्रश्न इससे मिलाते रहिए। आगे भी जब फुल सेट होंगे क्वेश्चन पेपर के, उसमें भी इससे रिलेटेड प्रश्न आएंगे। अब 4 कथन दे रखे हैं।
पहला कथन जो है, चित्तौड़ के 3 साके हुए हैं, तो इसमें 1534 का जो साका है ये दूसरा साका है, ना कि तीसरा साका है। तीसरा साका अकबर के समय हुआ था 1567 में, तो पहला कथन गलत है। 1534 में जो मेवाड़ का दूसरा साका हुआ उस पर अटैक करने वाला गुजरात का शासक था, ना कि मालवा का शासक था, तो ये कथन भी गलत है। तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है, उत्तर होगा सी। पांचवा सवाल, राजस्थान के इतिहास में प्रमुख शहरों की स्थापना, उनके वर्ष दे रखे हैं, इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको इसको याद करना पड़ेगा। जो थोड़ा सा आप लॉजिकली चलोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जोधपुर जो है वो पहले जोधा ने स्थापित किया, फिर उसके पुत्र बीकानेर ने बाद में स्थापित किया, तो उनकी आपको ईयर्स याद रखने वो आपको करने पड़ेंगे। तो पांचवे का उत्तर होगा ए। छठा प्रश्न अगेन मेवाड़ के राजवंश से संबंधित है। पहला कथन, इसमें कथन पूछे गए कौन सा सत्य कौन सा असत्य है। पहला कथन अकबर के आक्रमण से संबंधित है, तीसरा साका जो हुआ वो एकदम सही है। दूसरा है कि इसमें जैता और कुप्पा जो है, कुप्पा वो है वीर गति को प्राप्त हुए, ये जैता और कुप्पा इस युद्ध के नहीं है, गिरी सामेल के युद्ध के, इसमें जयमल और पत्ता थे, तो ये कथन असत्य हो जाएगा, तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए। तीसरा कथन महाराणा प्रताप के फादर उदय सिंह की छतरी गोगुंदा में है, एकदम सही है। राजस्थान के इतिहास में कई ऐसे वीर संत भी हुए हैं जो कि लोक देवता के रूप में मान्य हुए, जिनको मान्यता मिली, उसमें कल्ला जी हैं, तो कल्ला जी को 4 हाथों वाला देवता कहा जाता है, वो इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई। ये चौथा कथन भी सही है, तो इसमें आप सही कथन मानेंगे 1, 3 और 4, दूसरा कथन गलत है, तो उत्तर होगा 1। अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न, मेवाड़ के सबसे लोकप्रिय राजा महाराणा प्रताप से संबंधित है। पहला कथन कहता है कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कोरोनेशन 2 बार हुआ, सही कथन है। दूसरा कथन महाराणा प्रताप के जन्म से संबंधित है, ये कथन गलत है। महाराणा प्रताप का जन्म है वो कटारगढ़ में हुआ था। तीसरा कथन महाराणा प्रताप की मृत्यु से संबंधित है, उनकी छतरी से संबंधित है, तीसरा कथन एकदम सही है। चौथा, प्रताप ने अपनी राजधानी गोगुंदा को नहीं बना के चावंड को बनाई थी, तो चौथा कथन गलत है। पहले कथन में जो राज्याभिषेक की जगह बताई गई है वो गलत बताई गई है, तो इसमें केवल एक ही कथन सत्य होगा, वो होगा उनकी मृत्यु से संबंधित, तो इस तरह से उत्तर होगा सी, यानी केवल 3 ही सत्य। 8वां प्रश्न, राजस्थान के इतिहास के सबसे लोकप्रिय युद्धों में हल्दी घाटी का युद्ध है, तो हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की तरफ से जो शिष्टमंडल डेलीगेशन गया था महाराणा प्रताप को मनाने के लिए, उनका क्रम पूछा गया है, तो इसका उत्तर होगा बी, यानी जलाल खान, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। 9वां प्रश्न अगेन हल्दी घाटी के युद्ध से संबंधित है। हल्दी घाटी के युद्ध से संबंधित कथन दिए गए हैं, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसके जो 3 नाम है, उनका दिवस, कौन जीता कौन हारा और अन्य बातें। पहला कथन सत्य है, उसकी डेट पूछी गई है, तो सही कथन है। दूसरा कथन है कि इस युद्ध में जो राइटर है, हिस्टोरियन है, मुगल हिस्टोरियन अबुल फजल शामिल था, ये गलत है। अब्दुल कादिर बदायूनी बल्कि इसमें शामिल था। तीसरा और चौथा स्टेटमेंट भी सत्य है, तो उत्तर होगा सी, 1, 3 और 4। 10वां सवाल अगेन हल्दी घाटी के युद्ध से रिलेटेड है, थोड़े से इसमें जो टिकली सवाल पूछे गए हैं, स्टेटमेंट आपको बताने कथन कौन से सत्य हैं कौन से असत्य हैं। पहला कथन कहता है कि प्रताप के घायल होने के बाद में उनके छत्र को साला अज्जा ने जो है वो धारण किया, ये गलत है। साला अज्जा का संबंध जो है सांगा से रिलेटेड, प्रताप के समय झाला विदा ने उनका छत्र धारण किया था, तो पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा कथन महाराणा प्रताप के हाथियों से संबंधित है, राम प्रसाद और लूणा, कई एग्जाम में पूछा जाता है, ये सत्य है। तीसरा कथन अकबर की तरफ से भाग लेने वाले हाथियों के नाम है, ये भी सत्य है। चौथा स्टेटमेंट बोलता है कि कर्नल टॉड ने इसको मेवाड़ का मैराथन कहा, मेवाड़ का मैराथन दिवेर के युद्ध को कहा गया है, इसे मेवाड़ की थर्मोपोली कहा गया है, तो दूसरा कथन भी इसमें गलत हो जाएगा, तो इसका उत्तर होगा डी, 2 और 3। 11वां प्रश्न अगेन महाराणा प्रताप के संघर्षों से संबंधित है, थर्मोपोली या जैसे हल्दी घाटी के युद्ध के बाद की जो घटनाएं हैं उनसे रिलेटेड है, उसके बाद भी युद्ध हुए, तो उन युद्धों से संबंधित है, ये भी कथन है। कौन सा कथन सत्य है कौन सा असत्य है, ये हमें छांटना है। पहला कथन ये कहता है कि 1578 में जो युद्ध लड़ा गया अकबर के बीच में और महाराणा प्रताप के बीच में, इस युद्ध में महाराणा प्रताप विजयी हुए, ये कथन असत्य है। 1578 में दरअसल कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ था, अकबर की तरफ से शाहबाज खान गया था, इसमें भी महाराणा प्रताप है वो पराजित हुए थे। दिवेर का युद्ध 1582, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने इस युद्ध को जीता और मुगल सेनापति सुल्तान खान को पराजित करके मार डाला, तो पहला कथन गलत होगा। दूसरा कथन दिवेर के युद्ध को थर्मोपोली कहा जाता है, ये भी गलत है, दिवेर के युद्ध को मैराथन कहा जाता है। तीसरा और चौथा कथन जो है वो अंतिम अभियान जो अकबर ने महाराणा प्रताप को पराजित करने के लिए भेजा था, वो जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में भेजा था, ये सही है। और चौथा कथन भी कि कुंभलगढ़ में शाहनवाज खान जो था उसने प्रताप को पराजित किया, हालांकि सीधी झड़प नहीं थी, ये गुरिल्ला वॉरफेयर था, तो तीसरा और चौथा कथन ही सत्य होगा, उत्तर होगा डी। 12वां सवाल अगेन मेवाड़ के राजवंश से संबंधित है। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद अमर सिंह का सत्ता में आना, मुगल और मेवाड़ जो है उनके बीच में संधि होना, उससे संबंधित 4 कथन दिए गए हैं, सत्य कौन सा असत्य कौन सा, ये हमें छांटना है। पहला वर्ष दिया गया, कौन से वर्ष में संधि हुई, 1615 हुई, बिल्कुल ठीक है।
दूसरा कथन जो है ये कहता है कि शाहजहां में अमर सिंह के बीच में, जबकि जहांगीर और अमर सिंह के बीच में, दूसरा कथन गलत है। तीसरा कथन ये कहता है कि वैवाहिक संबंधों की बात रखी गई थी, मेवाड़ राजवंश ने कभी भी वैवाहिक संबंध मुगलों के साथ करना गवारा नहीं समझा, तो ये कथन भी गलत है। चौथा कथन ये कहता है कि अमर सिंह को पेश होना पड़ा था मुगल दरबार, अमर सिंह नहीं गए थे बल्कि अपने पुत्र को भेजा था, तो चौथा कथन सत्य, तो पहला और चौथा कथन सत्य माना जाएगा। 13वां सवाल, मेवाड़ के विभिन्न शासकों द्वारा ली गई उपाधियां, विभिन्न विरुद्ध उन्होंने क्या क्या लिए, ये आपको मैच करना है। जैसे कि इंदुआ सूरज जो है वो बप्पा रावल को कहा गया, अभिनव भट्टाचार्य जो है वो कुंभा को कहा गया है, विजय कटकाटू वो राज सिंह को कहा गया है, और सैनिकों का भग्नावश जो है सांगो कहा गया, तो वो आप इस तरह से मैच कर सकते हैं। 14वां प्रश्न, मेवाड़ राजवंश में स्थित प्रमुख विद्वान जिन्होंने अलग अलग पुस्तकों की रचना की, एक तरफ लेखकों के नाम है, दूसरी तरफ उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें, ये आपको मैच करना है। अब इन पुस्तकों में किशोर दास ने राज प्रकाश लिखी, सदाशिव राव भट्ट ने राज रत्नाकर लिखी, रणछोड़ भट्ट तेलंग ने राज प्रशस्ति लिखी, नेक राम ने जगत विलास लिखी, तो मैच करके उत्तर हो जाएगा डी। 15वां सवाल, पिंडारियों और मराठों के आक्रमण से परेशान राजपूतों ने होड़ा सम्मेलन किया। होड़ा सम्मेलन बहुत ही बड़ा पड़ाव माना जाता है राजस्थान के इतिहास का, जब लगभग संक्रमण काल चल रहा था 18वीं शताब्दी में, उससे संबंधित 4 कथन हैं, उन पे हमें विचार करना। 17 जुलाई 1734 में भीलवाड़ा में स्थित है होड़ा में ये सम्मेलन हुआ, ये कथन सत्य है। इसकी अध्यक्षता मेवाड़ के शासक जगत सिंह द्वितीय करते हैं, ये भी कथन सत्य। रूपरेखा संग्राम सिंह मेवाड़ के शासक उन्होंने तय की, ये भी कथन सत्य। सम्मेलन मराठों के खिलाफ लाया गया था और तय किया गया था कि बारंबार वापस सम्मेलन करेंगे और उनके खिलाफ एक नियोजन बनाएंगे, एक नियोजित रणनीति बनाएंगे, ये कहते तो चारों कथन सत्य है। अब 16वां प्रश्न मारवाड़ राजवंश से संबंधित है। मारवाड़ राजवंश से संबंधित 4 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है कि इसका संस्थापक या आदि पुरुष माना राव सिंहा को माना जाता है, ये कथन सत्य है। दूसरा कथन है कि चामुंडा माता वो राठौड़ और मारवाड़ की राठौड़ राजवंश की कुल देवी है। चामुंडा माता आराध्य देवी है, कुल देवी जो है वो नागाना देवी मानी जाती है। तीसरा कथन सत्य है, मंदिर का निर्माण करवाया गया। चौथा कथन नागणेची देवी राठौड़ राजवंश की आराध्य देवी सही है, तो केवल दूसरा कथन गलत होगा, उत्तर होगा 1, 3, 4 सी। 17वां प्रश्न मारवाड़ के शासक मल्लीनाथ से संबंधित है। मल्लीनाथ जो है वो संत भी थे और योद्धा भी थे, दोनों का सम्मिश्रण थे, उनसे रिलेटेड प्रश्न है। पहला प्रश्न थोड़ा ट्विस्टी है कि उन्होंने जो है धम्म घोष को छोड़कर भेरी घोष अपनाया, जो अशोक के बारे में कहा जाता है, जो कि उल्टा है। उन्होंने भेरी घोष छोड़ा और धम्म घोष को अपनाया, तो पहला कथन असत्य है। इसके अलावा मल्लीनाथ जी निर्गुण विचारधारा के पोषक थे, उनका जो है वो पालन करते थे, ये कथन सत्य है। तिलवाड़ा बाड़मेर उनका मंदिर स्थित है, ये कथन भी सत्य है। बाड़मेर के क्षेत्र को मालानी कहा जाता है मल्लीनाथ जी के नाम के पीछे, ये कथन भी सत्य है। तो 2, 3 और 4 जो है कथन सत्य है, यानी उत्तर होगा बी। 18वां प्रश्न भी मारवाड़ के इतिहास से संबंधित है, जो प्रारंभिक इतिहास है उनसे संबंधित, रावचुंडा से संबंधित है। पहला कथन ये बोलता है कि रावचुंडा ने परमारों को हराया, जबकि कथन गलत है, प्रतिहारों को हराया, पहला कथन असत्य है। 1453 में मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में आवड़ और बावड़ की संधि हुई। बावड़ यानी कैक्टस जैसे पौधे और आवड़ यानी आंवला, तो आंवला वाला क्षेत्र जो है मेवाड़ के पास रह गया, बावड़ वाला क्षेत्र जो है मारवाड़ के पास रह गया, ये कथन सत्य है। आवड़ बावड़ का जो डिमार्केशन है वो लगभग सोजत के पास माना जाता है, वहां पर किया गया। तीसरा कथन भी सही थे, वही आवड़ बावड़ की संधि से संबंधित। चौथा कथन जो है वो मेहरानगढ़ जो किला है वो चिड़िया टूक पहाड़ी पे बनाया गया था, ना कि मसूरिया पहाड़ी पे, तो इसका उत्तर होगा 2 और 3। 19वां प्रश्न, गुडला एक महोत्सव मनाया जाता है, वो उसका संबंध भी इतिहास से संबंधित है। 1492 में राव सातल ने गुडले खान को कुछ पनिहारियों की रक्षा करने के लिए उसको युद्ध में पराजित किया और मार डाला था। उसी के उत्सव में कृष्ण अष्टमी, जो चैत्र अष्टमी होती है कृष्ण पक्ष की, उसको जो है वो मनाया जाता है गुडला पर्व, तो उत्तर होगा ए। 20वां प्रश्न, मारवाड़ के शासक मालदेव जो कि सबसे प्रतापी शासकों में से एक शुमार होते हैं, उनसे संबंधित 4 कथन दिए गए हैं। पहला कथन ये है कि वो पहला मारवाड़ का शासक था जिसने पिता की हत्या की, बिल्कुल सही है। उन्हें हशवत वाला शासक भी फारसी इतिहासकार कहते हैं, ये कथन भी सत्य है। तीसरा कथन भी ये है कि 52 युद्ध लड़े, 58 परगने उसने विजय की, मारवाड़ का एक तरह से संगठनीकरण किया, कंसोलिडेशन किया एम्पायर का, ये कथन भी सत्य है। चौथा, कानवा के युद्ध में गंगा ने मालदेव को भेजा था, ये कथन भी सत्य। चारों कथन मालदेव के बारे में सत्य है, ये आपको याद रखना है। 21वां प्रश्न पुनः मालदेव से संबंधित है। 4 कथन दिए गए हैं। पहला कथन ये कहता है युद्ध के बारे में, पहुबा के युद्ध में उन्होंने किसको हराया, तो पहुबा के युद्ध में राव जैतसिंह को हराया, तो पहला कथन असत्य है। दूसरा कथन 1542 में मारवाड़ और बीकानेर के बीच में लड़ा गया, कथन सत्य है। तीसरा कथन मारवाड़ में इस युद्ध में मारवाड़ की तरफ से कूपा ने इसका नेतृत्व किया, ये कथन भी सत्य है। चौथा है कि राव जैतसिंह युद्ध में लड़ते वीरगति को प्राप्त, ये कथन भी सत्य है। तो 2, 3 और 4 कथन सत्य है।
22वां प्रश्न, राव जैतसिरोचंद एक किताब है, डिंगल की बड़ी रचनाओं में से मानी जाती है। इसके रचनाकार का नाम पूछा गया है, रचनाकार है बिट्टू सूजा। उत्तर होगा डी। जिस तरह से मेवाड़ के शासकों का तुर्कों और मुगलों के साथ में संघर्ष होता है, उसी प्रकार से मारवाड़ के शासकों का भी होता है। विशेष जो प्रसंग है इस संबंध में वो गिरी सामेल का युद्ध, इसे जैतारण का युद्ध भी कहा जाता है। मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया, उससे रिलेटेड 4 कथन इस प्रश्न में 23वें प्रश्न में दिए हुए, इन पर विचार कीजिए। पहला कथन सत्य है, 1544 में युद्ध लड़ा गया दोनों के बीच। दूसरा कथन भी सत्य है, जैता और कूपा ने इसका नेतृत्व किया। तीसरा कथन की शेरशाह सूर का जो स्टेटमेंट है कि आई वुड हैव लॉस्ट एम्पायर ऑफ दिल्ली फॉर द सेक ऑफ लंप ऑफ बाजरा, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं बादशाह खो बैठता हिंदुस्तान की, ये कथन असत्य है। ये लिखा है हारने के बाद, जबकि जीतने के बाद ये कहता है, तो ये थोड़ा ट्विस्टी प्रश्न है। तीसरा कथन असत्य है। चौथा कथन भी सत्य है। 24वां प्रश्न, मालदेव के समकालीन कुछ लोग मानते हैं उनके दरबारी इतिहासकार थे। ईसरदास की 4 रचनाओं में से कौन सी रचना उनकी नहीं है? ठीक है, तो देवयान, हरिरस और हाला जाला की कुंडलियां, तीनों किताबें ईसरदास की है। चौथी किताब इनकी नहीं है। उत्तर होगा सी, उमादेव भट्टियाणी की कविता। 25वां प्रश्न भी मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास का प्रमुख पड़ाव माना जाता है। इसे नागौर दरबार कहा जाता है। 1570 में अकबर ने राजपूताना के शासकों पर अपनी सुजनिटी, अपनी जो है वर्चस्व को स्थापित करने के लिए दरबार बुलाया था। ये प्रमुख घटना, प्रमुख पड़ाव माना जाता है। उससे संबंधित 4 कथन है। पहला, 1570 में अकबर द्वारा आयोजित करवाया गया, बिल्कुल ठीक है। इस अवसर पर अकबर ने नागौर में शुक तालाब का निर्माण कराया, ये कथन भी सत्य है। तीसरा कथन कहता है कि अलग अलग शासक जो आके अकबर की अधीनता स्वीकार करते हैं, उसमें रावचंद्र सेन का नाम भी दिया हुआ है, ये गलत है, क्योंकि रावचंद्र सेन जो कि मारवाड़ का शासक था, उसने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, उसकी बजाय उदय सिंह ने की, जो कि डी कथन में दिया गया। तो उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4। मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंधित एक और भी प्रमुख पात्र हैं जिन्हें अमर सिंह राठौड़ कहा जाता है। अमर सिंह राठौड़ से संबंधित भी कई बातें जो है हमें ध्यान देनी चाहिए। उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया, 4 कथन पूछे गए। पहला कथन, अमर सिंह गज सिंह के पुत्र थे। मारवाड़ के शासक गज सिंह के पुत्र थे, उनको नागौर स्वतंत्र रूप से दिया गया था मुगल बादशाह द्वारा, ये कथन सत्य। 1644 में बीकानेर और नागौर के बीच में मतीरे की राड़ नाम का एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ, ये कथन भी सत्य है। अमर सिंह को कटार का धनी भी कहा जाता है, जब उन्होंने सलावत खां को कटार के एक वार से मार दिया था मुगल दरबार में, भरे मुगल दरबार में। और उनकी याद में नागौर में, उनकी याद में 16 स्तंभों की छतरी बनी हुई है नागौर में, अमर सिंह के याद में, कथन भी सत्य। चारों कथन अमर सिंह के बारे में सत्य है। 27वां प्रश्न मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह से संबंधित है। जसवंत सिंह से संबंधित 4 कथन दिए गए हैं। पहला कथन ये बोलता है, शाहजहां के अंतिम काल में जो उत्तराधिकारी युद्ध लड़े गए थे, खजुआ का युद्ध, धर्मत का युद्ध इत्यादि युद्ध जो लड़े गए थे, देवराय का युद्ध, उसमें धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह ने औरंगजेब का साथ दिया, ये कथन गलत है, जबकि दारा का साथ दिया था, जो कि उस समय सबसे बड़ा मनसबदार था और उनको युवराज वली घोषित किया गया था। 1678 में जसवंत सिंह की मृत्यु जमरूद में हो गई थी, ये कथन सत्य। मुहम्मद नैन सिंह बड़े इतिहासकार हुए हैं, वो जसवंत सिंह के दरबारी थे, ये कथन भी सत्य है। नैन सिंह 2 किताबें लिख रहे हैं, नैन सिंह की ख्यात और मारवाड़ परगने विगत, ये दोनों पुस्तकें भी उन्हीं के नाम है। तो पहले कथन को छोड़ के दूसरा, तीसरा और चौथा कथन सत्य है। 28वां प्रश्न, मारवाड़ के शासक अजीत सिंह की पुस्तकों से संबंधित है कि कौन सी पुस्तक उनकी नहीं है? चौथी पुस्तक जो राज रूपक है वो वीरभान की रचना, वो इनकी रचना नहीं है, बाकी की 3 पुस्तकें इन्हीं की। उत्तर होगा डी। 29वां प्रश्न, मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह जो कि बहुत बड़े विद्वान भी माने जाते हैं साहित्य के क्षेत्र में, उनकी पुस्तकों के बारे में पूछा गया है। चारों पुस्तकें उन्हीं की। उत्तर होगा डी। भाषा भूषण एक बहुत प्रसिद्ध काव्य शास्त्र का ग्रंथ माना जाता है, संस्कृत में लिखा गया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट माना जाता है मारवाड़ के इतिहास में। 30वां प्रश्न दुर्गादास राठौड़ से संबंधित है। पहला कथन, दुर्गादास राठौड़ का जन्म बाड़मेर के सालवा में हुआ, कथन सही है। दूसरा प्रश्न, जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ का शासक अजीत सिंह बनेंगे, उसके लिए उन्होंने मुगलों से 30 वर्षीय युद्ध लड़ा, जिसे मारवाड़ का स्वतंत्र संग्राम कहा जाता है, ये कथन सत्य है। तीसरा कथन कि मेवाड़ के शासक ने उनको 2 जागीरें दी थी, ये कथन भी सत्य है। चौथा कथन, उनकी मृत्यु उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे हुई और वहीं पर उनकी छतरी बनी हुई, कथन भी सत्य। तो चारों कथन सत्य है। उत्तर होगा डी। मारवाड़ के इतिहास की एक प्रमुख घटना है खेजड़ली की घटना है, जो कि पर्यावरण इतिहास में भी बहुत बड़ा मुकाम रखती है। जब प्राण, पशु और पेड़ पक्षियों की रक्षा करने के लिए लोगों ने अपना जीवन दान दिया, न्यौछावर किया। विश्व के इतिहास में एक बहुत बड़ा जो है ये स्थान, बहुत ऊंचा स्थान रखती घटना खेजड़ली की घटना मारवाड़ से संबंधित है। तो उससे संबंधित 4 प्रश्न, 4 स्टेटमेंट आपसे पूछे गए हैं। पहला स्टेटमेंट ये है कि कौन से ईयर में ये कथन
सत्य है, 1730 में मारवाड़ में हुआ। दूसरा, उस समय शासक अजीत सिंह थे, गलत है, राजा अभय सिंह थे। तीसरा कथन कि अमृता विश्नोई जो थी उन्होंने 663 लोगों को लीड किया वगैरह, वो कथन सत्य है। और चौथा है कि उसकी याद में मेला मनाया जाता है, भाद्रपद कृष्ण दशमी को इसका मेला मनाया जाता है, ये कथन गलत है, जबकि शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। तो इसका दूसरा और चौथा स्टेटमेंट गलत है। मारवाड़ के इतिहास में एक और प्रसिद्ध राजा हुए, उनका नाम राजा मानसिंह। मानसिंह से संबंधित 4 बातें। पहला, 1818 में जब संधियां हुई चार्ल्स मेटरकॉफ के टाइम में और अलग अलग अंग्रेज अधिकारियों ने अलग अलग रियासतों के साथ संधि की, तो मारवाड़ की तरफ से मानसिंह ने की, कथन सत्य है। यह काल मारवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है, बिल्कुल सही है। ये नाथ संप्रदाय के देव अयस नाथ के फॉलोवर थे और उन्हीं के अनुसरण में उन्होंने महामंदिर नाम की पीठ स्थापित की, जो आज भी विद्यमान है, कथन सत्य है। चौथा जो कथन है कि उन्होंने जोधपुर में शाही टकसाल जो है रॉयल मिंट बनवाई, ये गलत है, विजय सिंह ने बनवाई थी। तो उत्तर होगा 1, 2 और 3। अगला प्रश्न, 4 युद्ध और 4 युद्धों से संबंधित जो है कौन से वर्ष रहे हैं, उनको मिलान करना। युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला युद्ध घिगोली का युद्ध है, ये जोधपुर के राजा मानसिंह और ढूंढाड़ और मेवाड़ की संयुक्त सेनाओं के बीच में 1807 में हुआ। इसका संबंध प्रसिद्ध कृष्णा कुमारी घटनाक्रम से भी है, कृष्णा कुमारी एपिसोड से भी। दूसरा युद्ध भूताला का युद्ध है, वो तुर्की शासक दिल्ली सल्तनत के तुर्क शासक इल्तुतमिश और मेवाड़ के शासक राव जैत्र सिंह के बीच में हुआ था। तीसरा युद्ध 1534 का राती घाटी का युद्ध है, ये मुगल शहजादे कामरान और राव जैत सिंह के बीच के युद्ध की घटना है। 1790 में हुआ पाटन का युद्ध जो है मराठों में और जयपुर के शासक प्रताप सिंह के बीच हुआ युद्ध था। तो इस तरह उत्तर होगा सी। मारवाड़ के प्रसिद्ध विद्वान हुए जिनका नाम है बांकीदास आसिया, मानसिंह के समकालिक थे। इनकी किताबों के बारे में पूछा गया है, चारों किताबें इसकी, उत्तर होगा डी। 35वां प्रश्न, जोधपुर में स्थित संगमरमर से बना हुआ जसवंत थड़ा जो स्मारक स्थल है, इसका निर्माण किसने करवाया? उत्तर है बी, सरदार सिंह। 36वां प्रश्न, बीकानेर के इतिहास से संबंधित 4 बड़ी घटनाएं उनके कथनों से संबंधित है। पहला जो कथन है वो राती घाटी के युद्ध से संबंधित है कि ये युद्ध 1534 में हुआ, ये कथन सत्य है। दूसरा, बीकानेर के शासक राव जैत सिंह ने मुगल शहजादे कामरान को हराया, जो कि हुमायूं का भाई था, बड़ा भाई था, बाबर का पुत्र था, ये कथन भी सत्य है। तीसरा कथन है कि इसमें कामरान जीत गया था, ये कथन गलत है, कामरान इसमें हार गया था। बिट्टू सूजा ने इस पर एक ग्रंथ लिखा है, राव जैत सिरोचंद डिंगल भाषा का ग्रंथ है, ये कथन सत्य है। तो उत्तर होगा 1, 2 और 4। 37वां प्रश्न, राजस्थान के सांस्कृतिक इतिहास का एक प्रमुख जो स्तंभ है वो एक शासक है, इनका नाम है पृथ्वीराज राठौड़। उनकी रचनाओं के बारे में कि कौन सी रचना उनकी नहीं है, तो 4 रचनाएं दी गई, उसमें जो अंतिम रचना है ज्योतिषमाला वाली, ज्योतिष रत्नमाला, ये रचना इनकी नहीं मानी जाती। ज्योतिष रत्नमाला दरअसल बीकानेर के शासक राय सिंह की कृति है, तो उत्तर होगा 1, 2 और 3। 38वां प्रश्न 2 किताबों से संबंधित है, कर्णभूषण व काव्य डाकिनी की रचना किसने की? तो इसका उत्तर तीसरा है, जयिता। बीकानेर के इतिहास में अनूप सिंह का स्थान सांस्कृतिक परिवेश में अगर देखा जाए तो सर्वोपरि राजाओं में से होता है। उन्होंने उनका जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़े साहित्यकार भी थे और सांस्कृतिक प्रत्येक क्षेत्र में उनका योगदान रहा है। तो अनूप सिंह से संबंधित प्रश्न बीकानेर में अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट शासक माने जाते हैं। उन्हीं पर ये प्रश्न है 39। उनके द्वारा कौन सी किताब लिखी गई? 4 रचनाओं में पहली रचना अनूप विलास इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। इसके अलावा काम प्रबोध, अनूपोदय, अनूप विवेक, ये रचनाएं अनूप सिंह ने स्वयं ने लिखी। उत्तर होगा बी। 40वां प्रश्न, 1818 में विभिन्न रियासतों ने अंग्रेजों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां कर ली थी, तो बीकानेर की तरफ से किसने संधि की थी? सूरत सिंह ने की। उत्तर होगा ए। बीकानेर के राज इतिहास में गंगा सिंह का बहुत प्रमुख स्थान रहा है। गंगा सिंह से संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। 4 कथन उनके बारे में। पहला, उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जब मदन मोहन मालवीय ने बनाई तो उनको आर्थिक सहायता प्रदान की, कथन सत्य है। 1913 में जो लोक रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज बन रही थी उसमें बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा बनाने में उनकी बहुत बड़ा उनका योगदान रहा, ये कथन भी सत्य है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में पेरिस में शांति सम्मेलन हुए, उसमें राजस्थान के गंगा सिंह भी शामिल हुए थे, कथन सत्य है। 1921 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जिसको नरेंद्र मंडल भी कहा जाता है, उसके अध्यक्ष बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह रहे, ये कथन भी सत्य है। 4 कथन इनके बारे में सत्य है। उत्तर होगा डी। अगेन 42वां प्रश्न महाराजा गंगा सिंह से संबंधित है। महाराजा गंगा सिंह ने क्या क्या निर्माण इत्यादि करवाया? 1925 में गंग नहर का उल्लेख किया गया, इसका वर्ष गलत दिया हुआ, कथन गलत है। गोलमेज सम्मेलनों में उन्होंने भाग लिया, ये कथन सही है, जो कि लंदन में 3 गोल सम्मेलन बुलाए गए थे। गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज, उसमें रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में ये भी शामिल हुए थे। लोक भावना की कद्र करते हुए उन्होंने कई धार्मिक स्मारकों का निर्माण भी कराया, जिसमें देशनोक में करणी माता का मंदिर, गोगामेडी में जो है गोगामेडी का निर्माण और रामदेवरा में रामदेव जी का मंदिर भी इन्होंने बनवाया, कथन सत्य है।
इन्होंने अपने सिक्कों पर विक्टोरिया इंप्रेस भी छपाया, कथन भी सत्य है। तो उत्तर हो जाएगा 2, 3 और 4। 43वां प्रश्न बीकानेर के इतिहास से संबंधित है। कौन से शासक ने राजस्थान में विलय पत्र या भारत में विलय पत्र पे सबसे पहले साइन किए? बीकानेर के शार्दुल सिंह। उत्तर होगा सी। 44वां प्रश्न मध्यकालीन इतिहास में कौन से राजपूताना के शासक ने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की? आमेर के राजा भारमल ने की थी। उत्तर होगा बी। 45वां प्रश्न आमेर राजवंश के इतिहास से संबंधित है। आमेर के राजा मान सिंह से संबंधित है। मान सिंह से संबंधित 4 कथन पूछे गए हैं। पहला कथन कि उन्होंने अकबर की तरफ से सेना का नेतृत्व किया हल्दी घाटी के युद्ध में, लेकिन इसमें डेट गलत दी गई 1576 की जगह 1577। ये कथन गलत होगा। मुगलों के समय मान सिंह को अच्छी गवर्नरशिप मिली, अच्छी सूबेदारी मिली। सूबेदारी से संबंधित उनको बंगाल, बिहार इत्यादि की सूबेदारियां मिली, काबुल की सूबेदारी मिली। कथन सत्य है। मान सिंह के बारे में माना जाता है कि केवल 2 लोग ऐसे थे, मिर्जा अजीज कोका और मान सिंह, जिनको 7000 का मनसब मिला हुआ था। अकबर ने उसे फर्जंद घोषित किया होता, यानी पुत्र के समान। ये कथन भी सत्य है। मान सिंह द्वारा 2 नगर स्थापित किए गए, मान नगर और अकबर नगर। ये कथन भी सत्य। उत्तर होगा 2, 3 और 4। अगेन 46वां प्रश्न मान सिंह आमेर के शासक मान सिंह से रिलेटेड है। उनके संबंध में उन्होंने क्या क्या कार्य करवाए, कौन से निर्माण वगैरह कराए, उनसे संबंधित। आमेर के किले का निर्माण मान सिंह ने करवाया। कथन सत्य है। आमेर में शिला देवी के मंदिर का निर्माण भी मान सिंह के समय हुआ, जब जैसोर में वो सूबेदार थे बंगाल में, वहां से शिला माता की मूर्ति लेके आए और उन्होंने आके आमेर में इसको स्थापित किया। कथन सत्य है। आमेर के जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण भी मान सिंह ने कराया। कथन भी सत्य है। और नरेना के दादू दयाल जो है, वो जो सांबर के आसपास के क्षेत्र, उनके प्रभावी क्षेत्र थे, ये मान सिंह के समकालिक थे और उनके संपर्क में थे। ये कथन भी सत्य है। चारों कथन सत्य माने जाएंगे। उत्तर होगा डी। मान सिंह ने कई विद्वानों को, कई कलाकारों को आश्रय दिया। उनमें एक पुंडरीक विट्ठल थे। उनकी रचनाओं के बारे में पूछा गया। चारों रचनाएं उन्हीं की। उत्तर होगा डी। मान सिंह के बाद दूसरी बड़ी पर्सनैलिटी आमेर में जो कछवा राजवंश है, उसमें जयसिंह है, जिन्हें सवाई जयसिंह या मिर्जा जयसिंह भी कहा जाता है, जयसिंह प्रथम भी कहा जाता है। इन्हें मिर्जा की उपाधि किसने दी? मिर्जा की उपाधि थी शाहजहां ने, सवाई की उपाधि थी औरंगजेब ने। उत्तर होगा शाहजहां बी। जयसिंह और मिर्जा राजा मान सिंह, दो शासकों से संबंधित प्रश्न ज्यादा आते हैं। इसमें एक प्रश्न है उस समय की घटना, पुरंदर की संधि। शिवाजी जो है वो बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ रहे थे, मुगलों को बहुत बड़ी टक्कर दे रहे थे, उससे संबंधित है। पुरंदर की संधि से संबंधित 1665 में हुई। पहला कथन जून 1665 में ये संधि हुई, सही है। ये संधि मान सिंह और शिवाजी के मध्य हुई, यानी दूसरा कथन गलत है। तीसरा कथन जो है 35 में से 12 दुर्ग सौंपने पड़े, कथन सही है। पुरंदर की संधि में ये तो कहीं मेंशन नहीं था कि शिवाजी खुद शामिल होंगे, दुर्ग दरबार में, मुगल दरबार में शामिल होंगे। संधि में कहीं नहीं था, लेकिन वो बाद में जरूर आके मुगल दरबार में एक बार हाजिर होते हैं, उनको कैद कर लिया जाता है और बाद में मान सिंह की सहायता से ही वो वहां से भाग निकलते हैं। उत्तर होगा 1 और 3। रीतिकाल के बहुत बड़े कवि है जिनका नाम है बिहारी, जिन्होंने बिहारी सतसई भी लिखी है। बिहारी सतसई बिहारी ने लिखी, वो कौन से राजा के दरबारी थे, यानी कौन से राजा के समकालिक थे, उनके बारे में प्रश्न है। 50th यानी 50वां प्रश्न। इसका उत्तर होगा मिर्जा जयसिंह। उत्तर होगा सी। 51वां प्रश्न जयपुर के इतिहास से संबंधित है। जयपुर के इतिहास में राजमहल का युद्ध हुआ, उससे संबंधित है। पहला स्टेटमेंट इसमें दे रखा है 1747 में राजमहल का युद्ध ईश्वर सिंह और माधो सिंह के बीच में हुआ, ये कथन सत्य है। दूसरा कथन असत्य है। मुगल बादशाह और होलकर वो ईश्वरी सिंह की तरफ से लड़े थे, तो इसलिए ये दूसरा कथन असत्य हो जाएगा। तीसरा कथन भी असत्य है, क्योंकि इसमें ईश्वरी सिंह जो है वो विजित हुआ था, न कि माधो सिंह। चौथा कथन भी असत्य है। ईश्वर सिंह ने विजय के उपलक्ष्य में सरगासुली, जिसे ईसरलाट भी कहा जाता है, जयपुर में स्थित है, उसका निर्माण करवाया था, न कि विजय सिंह। तो उत्तर होगा ए, केवल एक सत्य है। 52वां प्रश्न भी जयपुर के इतिहास से संबंधित है, ढूंढाड़ के इतिहास से संबंधित है। 4 युद्ध दे रखे हैं, आगे उनके वर्ष दे रखे हैं कि कौन कौन से वर्ष में ये लड़ा गया। बगरू का युद्ध 1748 में ईश्वर सिंह और माधो सिंह के बीच में लड़ा गया। बटवाड़ा का युद्ध 1787 में लड़ा गया, ये प्रताप सिंह और महाजी सिंधिया के बीच में लड़ा गया था। तुंगा का युद्ध माधो सिंह और शत्रुसाल के बीच में 1761 में लड़ा गया था। इस तरह 52वें का उत्तर होगा डी। 53वां प्रश्न ढूंढाड़ के इतिहास के सांस्कृतिक इतिहास से संबंधित है। किस राजा को ब्रजनिधि के नाम से जाना जाता है, जिसके नाम से वो कविताएं भी लिखते थे? उत्तर होगा सी, प्रताप सिंह। 54वां प्रश्न अगेन जयपुर के इतिहास से संबंधित है। हवा महल के निर्माण से संबंधित है। 4 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है कि हवा महल का निर्माण जय सिंह ने करवाया, जो कि गलत है, प्रताप सिंह ने करवाया, तो पहला कथन असत्य है। इसके अलावा स्टेटमेंट 2, 3 और 4 सत्य है। उत्तर होगा इसका सी। 55वां प्रश्न जयपुर के इतिहास में ढूंढाड़ के राजाओं में प्रताप सिंह बहुत ही सांस्कृतिक रूप से बड़े नाम माने जाते हैं, उनसे संबंधित 4 कथन है। ये चारों ही कथन सत्य है। उत्तर होगा इसका डी। 56वां प्रश्न अगेन ढूंढाड़ के राजाओं से संबंधित है। हुनरी मदरसा जिसे कहा जाता है, जिसमें
जो अलग अलग तरह के कलाकार रहते थे, जो हैंडीक्राफ्ट या अन्य कार्य वगैरह करते थे या जो कला के क्षेत्र में होते थे, उनसे संबंधित हुनरी मदरसा जिसे कहा जाता है, उसकी स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर होगा ए, राम सिंह द्वितीय ने की। 57वां प्रश्न, राजस्थान में किस राजघराने ने, किस राजवंश ने सबसे पहले आधुनिक डाक व्यवस्था प्रारंभ की? उत्तर होगा ए, माधो सिंह द्वितीय ने 1904 में की। 58वां प्रश्न, ढूंढाड़ का इतिहास किस राजा ने अंतिम रूप से अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया? जय सिंह ने। 59 प्रश्न, 4 पुस्तकें, उनके रचनाकार, इसका कॉलम आपको मिलाना है और उसको मैच करना है। पहली किताब है जय सिंह कल्पद्रुम, इसकी रचना रत्नाकर ने की। दूसरी किताब है सिद्धांत सम्राट, सिद्धांत कौस्तुभ, इसकी रचना जगन्नाथ ने की। तीसरी किताब जय सिंह कारिका, एक सारणी है, जय सिंह खुद ने इसकी रचना। चौथी किताब चेतावनी का चौंगटिया, केसरी सिंह बारट ने की। तो उत्तर हो जाएगा इसका बी। 60वां प्रश्न, जयपुर के राजा जय सिंह से संबंधित है। जय सिंह बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर भी थे, बहुत बड़े खगोलविद थे। उन्होंने अलग अलग जगहों पे वेधशालाओं की स्थापना की और अलग अलग जो खगोलीय गणनाएं उनसे संबंधित एक ग्रंथ बनाया, जो कि तात्कालिक बादशाह मोहम्मद शाह को समर्पित किया। इसे जीजे मोहम्मद शाही कहा जाता है। उत्तर होगा बी, जीजे मोहम्मद शाही, सवाई जय सिंह। 61वां प्रश्न, जयपुर के सांस्कृतिक इतिहास से संबंधित है, वास्तु से संबंधित है, जयपुर में स्थित गोविंद देव जो मंदिर है उसके निर्माण से संबंधित है। 4 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है कि इनका निर्माण मिर्जा जय सिंह ने करवाया, ये कथन गलत है, ये सवाई जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया। दूसरा कथन, ये गौड़ीय संप्रदाय की पीठ है, एकदम सत्य है। तीसरा कथन कि इसमें जो जयपुर के नरेश हैं वो स्वयं को गोविंद देव जी का दीवान मानते हैं, ये कथन भी सत्य है। और चौथा कथन ये है कि ये द्रविड़ शैली से बना, एक कथन गलत है, ये बंगाली शैली से बना हुआ। उत्तर होगा सी, 2 और 3। 62nd क्वेश्चन, 62वां प्रश्न, नाहरगढ़ का निर्माण किसने कराया? उत्तर होगा बी। 63वां प्रश्न, जयपुर के आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, 4 कथन इसमें दिए, उसमें हमें असत्य सत्य को छांटना है। पहला, इसकी स्थापना का वर्ष और समय दे रखा है, एकदम सही है पहला कथन। दूसरा, इसके आर्किटेक्ट विद्याधर भट्टाचार्य थे, ये भी सही है। तीसरा, ये शिमला के बाद दूसरा आधुनिक शहर माना जाता है, ये पहला शहर था, ये कथन असत्य हो जाएगा। चौथा है कि पुर्तगाली आर्किटेक्ट फ्रांसिस डी सिल्वा का भी इसमें योगदान था, ये कथन सत्य है। तो पहला, दूसरा और चौथा कथन सत्य होगा, यानी उत्तर बी। 64वां प्रश्न, सवाई जय सिंह ने कई जगह वेधशालाएं स्थापित करवाई, कहां नहीं करवाई? द्वारका में नहीं कराई, उत्तर होगा डी। 65वां प्रश्न, हुरडा सम्मेलन में मारवाड़ के किस शासक ने भाग लिया था? उत्तर होगा बी। 66वां प्रश्न, धौलपुर की संधि की बात करता है जो बालाजी बाजीराव, जो 1740 से 62 तक पेशवा रहे, और सवाई जय सिंह की मध्य संधि हुई कब हुई? उत्तर होगा इसका ए। अगला प्रश्न सरल प्रश्न है। 67वां प्रश्न, जैसलमेर की स्थापना कब की गई? उत्तर होगा सी। 68वां प्रश्न, जैसलमेर दुर्ग के बारे में 4 कथन दे रखे हैं, उसके बारे में बताना है। पहला कथन जो है कि ये इसका निर्माण राव जैसल ने करवाया, सही है, लेकिन आगे बताया गया कि गिरि दुर्ग है। गिरि दुर्ग, पारित दुर्ग, धानवंत दुर्ग, जल दुर्ग, अलग अलग प्रकार के दुर्गों का क्लासिफिकेशन जब आप पढ़ोगे तो ये जो जैसलमेर का दुर्ग है धानवंत दुर्ग है, मरुस्थल में बसा हुआ है। तो पहला कथन असत्य हो जाएगा। दूसरा कथन, इसकी बुर्जों की संख्या बताते, इसकी बुर्जों की संख्या 99 है, तो दूसरा कथन भी असत्य होगा। तीसरा और चौथा कथन सत्य है, उत्तर होगा सी। 69 प्रश्न, जैसलमेर के 2.5 शाखों के बारे में, पहला शाखा किसके बीच में हुआ? अलाउद्दीन खिलजी और मूलराज के बीच में हुआ। 70वां प्रश्न, जैसलमेर के इतिहास से संबंधित है, जैसलमेर का कौन सा शासक अंग्रेजों के साथ संधि करता है? उत्तर है बी, मूलराज। 71वां प्रश्न, जैसलमेर के क्रांतिकारी सागरमल गोपा की रचनाओं के बारे में, कौन सी रचना उनकी नहीं है? चौथी रचना जो पोपापाई की पोल है वो जयनारायण व्यास की, उनकी रचना नहीं, उत्तर होगा डी। 72वां प्रश्न, धौलपुर भरतपुर के इतिहास से संबंधित है, जाटों का अफलातून किसे कहा जाता है? सरल प्रश्न है, सूरजमल को कहा जाता है। 73वां प्रश्न, किस शासक ने अंग्रेजों के साथ संधि की? उत्तर है बी, रणजीत सिंह ने 1803। 74वां प्रश्न, प्राचीन राजस्थान का इतिहास, राजस्थान के इतिहास के प्रमुख पड़ाव में एक पड़ाव जब आता है सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का, जो ताम्रपाषाण काल है, उससे संबंधित है। इससे संबंधित आहट, गिलून, बालाथल इत्यादि जो सभ्यताएं, उनसे भी प्रश्न आते हैं। सबसे प्रसिद्ध जो है आहट सभ्यता, उससे संबंधित 4 कथन है, उसमें हमारे को असत्य छांटना है। तो पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि ये सभ्यता जो थी वो बेडस नदी के किनारे कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये ताम्र युगीन थी, तो पहला कथन असत्य हो जाएगा। इस सभ्यता को धूलकोट भी कहा जाता है, ये कथन सत्य है। ए के व्यास ने इसकी खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, कथन भी सत्य है। चौथा स्टेटमेंट गलत है, तो उत्तर होगा 2 और 3। 75वां प्रश्न, अगेन ताम्रपाषाणिक सभ्यताओं से राजस्थान के आड़ सभ्यता में किस प्रकार के मृदभांड मिलते हैं? मिट्टी के पात्र मिलते हैं। मिट्टी के पात्र से अंदाजा लगाया जाता है इतिहासकारों द्वारा कि सभ्यता कितनी पुरानी है, कितनी नई है। तो 4 अलग अलग प्रकार के मृदभांड होते हैं, उसमें किस प्रकार की श्रेणी का मृदभांड आड़ सभ्यता से संबंधित था? तो पहला उत्तर होगा ए। 76वां प्रश्न भी गणेश्वर सभ्यता से संबंधित है, किस प्रकार के मृदभांड मिले? काले और नीले मिले, उत्तर होगा बी। ताम्रपाषाणी कालों में तांबे से ज्यादा पत्थर का प्रयोग होता था, लेकिन तांबे का प्रयोग करना सीख गए थे। शुद्ध तांबे का प्रयोग सबसे ज्यादा कहाँ होता था?
उत्तर होगा बी, गणेश और सभ्यता से। 78वां प्रश्न प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित है। राजस्थान में प्राग ऐतिहासिक सभ्यताओं से संबंधित 4 स्थल दे रखे हैं। इसमें पूछा गया कि कौन सा स्थल नहीं था, तो चारों ही प्रमुख स्थल रहे हैं। उत्तर होगा डी, यानी सभी सत्य हैं। 79वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद ताम्रपाषाणी काल जो आता है राजस्थान में, उससे संबंधित विभिन्न स्थल मिलते हैं। राजस्थान से कौन सा स्थल ताम्रपाषाणिक सभ्यताओं से संबंधित रहा है, तो वो हमें छांटना है। तो चारों के चारों स्थल रहे हैं। उत्तर होगा डी। सिंधु घाटी सभ्यता से पहले प्राग ऐतिहासिक काल के बाद में सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता के बाद में ताम्रपाषाण, और ताम्रपाषाण के बाद की जो सभ्यताएं आती है वो वैदिक और वेदोत्तर, और उसके बाद में मौर्य इत्यादि काल जो आते हैं उनसे संबंधित भी कभी कभार प्रश्न आते हैं। तो वेदों के इतिहास के बाद यानी वैदिक काल से बाद के इतिहास में जो मौर्यों के काल का जो इतिहास है उसमें बैराट की सभ्यता बहुत ही प्रमुख मानी जाती है। तो बैराट जो है वो उससे संबंधित 4 कथन दिए गए हैं। पहला कथन ये कहा गया है कि ये जयपुर में स्थित है और ये कांस्य युगीन स्थल है, ये गलत है, ये बौद्धकालीन स्थल है। बाकी तीनों स्टेटमेंट इसके बारे में जो दिए गए हैं वो सत्य है। 81वां प्रश्न भी अशोक के अभिलेखों से संबंधित है। भाबरू अभिलेख इंपॉर्टेंट, राजस्थान के स्थलों में उस पर जरूर प्रश्न आते हैं। इसका उत्तर होगा ए, कथन दूसरा और तीसरा सत्य है। 82वां प्रश्न, प्राचीन काल के जो प्रारंभिक पार्ट है उसमें कौन से काल से कौन सा स्थल संबंधित है, उसके लिए मृदभांडों की बहुत ही इंपॉर्टेंस रहती है कि कौन से मृदभांड का संबंध कौन से काल से रहा है। तो बैराट की सभ्यता का जो काल है उससे संबंधित पूछा गया है कि कौन से प्रकार के मृदभांड मिलते हैं। उत्तरे काले पॉलिशदार बर्तन, जिसको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर भी कहा जाता है, NPBW कहा जाता है। तो इस प्रकार के मृदभांड यहाँ से मिलते हैं, यानी उत्तर होगा ए। 83वां प्रश्न ये है कि राजस्थान में लौह युगीन के बाद के जो स्थल हैं उनका वर्णन हमें बाद के साहित्यिक स्रोतों से भी मिलता है। पाणिनि ने किताब लिखी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में राजस्थान के कौन से स्थल को लोहे के लिए प्रसिद्ध माना गया, उसके वर्णन के बारे में पूछा गया। तो उत्तर होगा इसका सी, यानी नगरी। 84वां जो प्रश्न है, राजस्थान में प्राप्त हुई अलग अलग सभ्यताओं के कथन के बारे में पूछा गया। रंगमहल इत्यादि सभ्यताएं, 4 कथन दिए गए हैं। इसमें हमें छांटना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन, हनुमानगढ़ में स्थित है, सरस्वती नदी के किनारे है, लोह युगीन सभ्यता है, कथन सत्य है। यहाँ गांधार शैली की पंचमार्क कॉइन्स मिले, ये कथन भी सत्य है। कुषाण कालीन सिक्के मिलते हैं, ये कथन भी सत्य है। चौथा कि यहाँ से लाल रंग के मृदभांड मिलते हैं, कथन सत्य है। तो चारों कथन इसमें सत्य होंगे। उत्तर होगा डी। 85वां प्रश्न मेवाड़ के इतिहास से संबंधित है। बप्पा रावल जो कि प्रारंभिक इतिहास से संबंधित है, इसमें 4 कथन दिए गए, हमें इसमें सत्य कथन छांटने हैं। इन 4 कथनों में दूसरा और चौथा कथन सत्य है, यानी उत्तर होगा बी। 86वां प्रश्न मेवाड़ के इतिहास से संबंधित है। जैतर सिंह, इल्तुतमिश जो प्रारंभिक युद्ध है, भूताला के युद्ध, इनसे संबंधित स्टेटमेंट दे रखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। चारों स्टेटमेंट सही हैं। उत्तर होगा इसका डी। 87वां प्रश्न, राजस्थान के इतिहास में एक प्रसिद्ध शब्द है जिसे साका कहा जाता है, जिसमें जो राजस्थान के रणबांकुरे विभिन्न युद्धों में अपने प्राणोत्सर्ग करते हैं, अपने क्षेत्र की रक्षा करते हुए। स्त्रियां कई बार जौहर भी करती हैं। तो साके राजस्थान के इतिहास में बार बार चर्चा में आते हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध साके और उनसे संबंधित वर्ष दे रखे हैं, ये हमें मिलान करने हैं। ये उत्तर आप जानते होंगे। उत्तर होगा ए। 88वां प्रश्न, राजस्थान के मध्यकाल में सांस्कृतिक इतिहास से संबंधित है, सूफी भक्ति साहित्य से संबंधित है। 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसमें छांटना है कौन सा सत्य स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है मलिक मोहम्मद जायसी ने जो पद्मावत की रचना की, उर्दू भाषा में की, ये कथन गलत है। अवधी भाषा में ये सूफी रचना की गई थी। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी के तीनों स्टेटमेंट सही है। इस तरह उत्तर होगा सी। 89वां क्वेश्चन भी राजस्थान के इतिहास से संबंधित है। विभिन्न घटनाएं जो घटी उनको मिलान करना, उसमें सत्य कथन की बात की गई है। इसमें दूसरा और तीसरा कथन सत्य, उत्तर होगा बी। 90वां प्रश्न, कौन सी रचना मंडन द्वारा नहीं लिखी गई है। पहला उत्तर होगा कलानी। अगले 10 प्रश्न राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान की राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। 91st जो क्वेश्चन है, 91वां प्रश्न है, वो ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है राजस्थान के प्रशासनिक इतिहास से संबंधित। यानी ऐसा कौन सा स्टेटमेंट जो बताता है कि प्रशासनिक व्यवस्था में असंगति थी। उत्तर होगा बी, राजा व सामंत के बीच में क्षेत्र स्वामी का संबंध नहीं होता था। 92nd प्रश्न, 92 जो प्रश्न है, 92वां प्रश्न है, वो पट्टा रेख शब्द के बारे में पूछता है, जो सामंत व्यवस्था में मध्यकाल में राजस्व से संबंधित होता था, जब जागीरें प्रदान की जाती थी। उत्तर होगा बी। जब भी जागीर दी जाती थी तो उस समय कितना राजस्व होगा वो पट्टा रेख में लिखा होता था, उसमें उल्लेखित होता था। 93वां प्रश्न, राजस्थान में अलग अलग प्रकार के कर लगाए जाते थे, उत्तराधिकारी शुल्क भी लगता था, कौन सी ऐसी रियासत थी जहां ये नहीं लगता था। उत्तर होगा सी, जैसलमेर। 94वां प्रश्न, राजस्थान की किस रियासत में सामंतों से संबंधित कोटड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। उत्तर होगा जयपुर, यानी सी। 95th क्वेश्चन, 95 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में अलग अलग प्रकार की जागीरें होती थी, जागीरों में कौन सी जागीर व्यवस्था जो थी अनुवांशिक होती थी। उत्तर होगा सी, सामंत जागीर। 96th प्रश्न,
राजस्थान में जब जागीर व्यवस्था स्थापित थी तो विभिन्न प्रकार की भूमियां होती थी। भूमियों का अलग अलग कैटेगराइजेशन, उनके अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं। एक विशिष्ट प्रकार की भूमि होती थी उन्नाव भूमि। तो उन्नाव भूमि का संबंध किससे है? उन्नाव भूमि का संबंध तालाबों से, कुओं, बावड़ियों से सिंचित प्रकार की भूमि होती थी। उत्तर होगा सी। 97 प्रश्न, डोरी, मुकाता, गुगरी नाम के शब्द सुनने को मिलते हैं। इनका संबंध किससे था? इनका संबंध जब राजस्व को वसूला जाता था तो उनके लिए अलग अलग प्रकार के नोमेनक्लेचर यूज होते थे, यानी उत्तर हो जाएगा बी। तो किस रियासत में अमरशाही प्रकार की रेखा उल्लेख मिलता है? 98 प्रश्न कहता है मेवाड़ में। उत्तर होगा डी। 99 प्रश्न, राजस्थान में अलग अलग कोटियां सामंतों की, उन सामंतों की कोटियां में ग्रासिया सामंत कौन होते थे? सैनिक सेवा के बदले जो भूमि का उपयोग करते थे खेती इत्यादि के लिए। उत्तर होगा ए। अंतिम प्रश्न, 100वां प्रश्न, राजस्थान के राजस्व प्रशासनिक इतिहास में जागीर व्यवस्था थी। जागीर व्यवस्था में ग्राम दिए जाते थे, ग्राम के मुखियाओं से कर लिया जाता था। तो कौन से ग्राम के मुखियाओं को मुख्तार कहा जाता था किस रियासत में? तो उत्तर होगा बी, यानी भरतपुर से। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर हमने प्रयास किए शॉर्ट में देने की। थोड़े से लंबा वीडियो हो गया है। आप इस चीज को समझिए कि जो प्रश्न पत्र बनाया गया है जानबूझ के बनाया गया है। इस तरह की प्रश्न जो बार बार रिपीटेड होते हैं रियासतों से संबंधित, चाहे मेवाड़ हो, चाहे वो मारवाड़ हो, चाहे वो ढूंढाड़ हो, चाहे वो बीकानेर हो, चाहे जैसलमेर हो, भरतपुर, धौलपुर हो, सभी रियासतों से संबंधित, राजवंशों से संबंधित जो प्रमुख प्रश्न बनते थे वो पूछे गए। और कोशिश की गई कि अगर आप इन प्रश्नों को ठीक से पढ़ भी लेंगे तो आपका राजस्थान के प्राचीन और मध्यकाल पार्ट जो है वो काफी बेहतर तरीके से हो जाएंगे। उनके सांस्कृतिक इतिहास को भी टच किया गया। 10 प्रश्न उनके जो प्रशासनिक राजस्व इतिहास से भी पूछे गए हैं। अन्य प्रश्न भी कुछ बनते हैं, लगभग इतने प्रश्न और बनते हैं, वो आने वाले प्रश्न पत्रों में आपसे पूछे जाएंगे। केवल आप ये प्रश्न भी ठीक से करके जाएंगे तो आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। इसके बाद में हर गुरुवार को हमने हिंदी का पेपर रखा है, उसका टाइम टेबल आज आपको मिल जाएगा। प्रारंभिक प्रश्न पत्र आपके फ्री रखे हुए ताकि आप अपने आप को इसके साथ जोड़ सकें, आप अपनी तैयारी को इसके साथ जोड़ सकें और अपनी तैयारी का पेज इसमें बना सके। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।